गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम नाइन्थ क्लास के इतिहास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में जानने से पहले अभी पिछले सप्ताह हमने फ्रांसीसी क्रांति नामक पहले पार्ट को कंप्लीट किया था और यूरोप के अंदर जो समाजवाद और रूसी क्रांति आई उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति ने जो अपने विचार दिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का, उससे अन्य यूरोपीय देश जो है बहुत प्रभावित हुए और हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन ही हमें ये बताती है। ये देखो बेटा, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप पढ़िए इसको। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता समानता के शक्तिशाली विचारों को पढ़ा। जो फ्रांस की जो क्रांति थी वहाँ की जो सामाजिक जो संरचना थी, जो समाजवादी जो क्रांति यूरोप के अंदर हो रही थी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सामाजिक संरचना को अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा। ये देखो आप, मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि ये जो सामाजिक संरचना है वो किसकी बात कर रहा है। ये फ्रांस के अंदर 3 स्टेटस होते थे। कितने स्टेटस होते थे? 3। कितने स्टेटस होते थे बेटा? 3 होते थे उसमें। कितने होते थे? 3। मैं रिपीट कर रहा हूँ इनको दोबारा, आप देखिएगा। कितने स्टेटस होते थे? 3 स्टेटस होते थे। फर्स्ट पादरी, सेकंड राजा व कुलीन, और थर्ड होता था बेटा किसान व मजदूर। जो संपत्ति थी, जो प्राकृतिक जो संसाधन थे, वो सारे पहले जो 2 वर्ग थे, पादरी और राजाओं और कुलीन वर्ग के पास था, जिनकी संख्या समाज में बहुत कम थी, मुट्ठी भर कह सकते हैं हम इन्हें। दूसरा जो तबका था उनकी संख्या बहुसंख्यक थी, बहुत बड़ा था, लेकिन संसाधनों के ऊपर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं था। तो यही बात इस लाइन में बता रहा है बेटा। ये देखो, सामाजिक आर्थिक सत्ता के ऊपर कुलीन और चर्च का क्या था? नियंत्रण था। लेकिन जब ये क्रांति हुई तो हम सभी को पता है, जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच जब कोई क्रांति होती है तो उसके अंदर जो विजयी होने की जो संभावना होती है वो 90% जो है किसकी होती है? बहुसंख्यकों की होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि जो किसान और मजदूरों ने जो है सत्ता पे नियंत्रण कर लिया, लेकिन जो पावर जो थी वो आज भी किन के पास थी? पहले 2 स्टेटस के पास। किसानों ने और मजदूरों ने जो क्रांति की उसका पूरा जो हक जो है उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम जो है इस फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को नहीं नकार सकते हैं। यूरोप ही नहीं है, एशिया महाद्वीप में भी, भारत के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ा है। ये देखिए आप, राजा राम मोहन राय और हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, इसने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा था बेटा? यंग बंगाल। जो नौजवान थे बंगाल के, उन सबको इकट्ठा करके एक आंदोलन का स्वरूप दिया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इसने भी बताया है कि फ्रांसीसी क्रांति का बहुत अधिक क्या था? महत्व था। और आगे चल कर के जितने भी उपनिवेशी देश थे, जिनके ऊपर अंग्रेज़ों का या फिर फ्रांसीसियों का या फिर डचों का या फिर अमेरिकियों का जो नियंत्रण था, उन देशों ने भी स्वतंत्रता और समानता का ख्वाब देखना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। वो भी इस क्रांति से प्रभावित होकर के इस बहस में क्या हो गए थे? कूद गए थे। उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो थी कि जो परिवर्तन है वो कैसे हो।
यूरोप के अंदर जो है परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि नेचर का एक नियम है, सृष्टि के अंदर जितने लोग होते हैं उनके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो जो फ्रांसीसी क्रांति से जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था, जो परिवर्तन आ रहा था, उस परिवर्तन के लिए तीन प्रकार के लोग जो हैं निर्धारित हुए। तीन प्रकार के लोगों के वर्ग बने। बेटा मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट उदारवादी, सेकंड थे बेटा रेडिकल, और थर्ड थे रूढ़िवादी। यानी कि जो परिवर्तन जो था वो हो, और उसके लिए अलग अलग समूहों के विचार क्या थे, अलग अलग। उन विचारों के आधार पर जो है तीन वर्ग हमारे पास उभर कर के सामने आते हैं उस समय यूरोप में। फर्स्ट उदारवादी, सेकंड रेडिकल, और थर्ड हमारे पास कौन आ जाता है, रूढ़िवादी। अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा जानने का जो है क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि ये लोग कौन कौन थे, ये कैसे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, उदारवादियों की। ये आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो सबसे पहले जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो किसकी करूँगा, पहले केवल उदारवादी की। यहाँ मैं बताऊँगा आपको, उदारवादी जो शब्द है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, लिबरलिज्म। 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 और जो लिबरलिज्म शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, लिबर से। ये जो लिबर शब्द है ये किस भाषा का है बेटा, लातिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है खुलापन या आज़ादी। कि उदारवादी जो लोग थे वो क्या चाहते थे, खुलापन चाहते थे। क्या चाहते थे, खुलापन, कि लोगों को जो है पूरा मौका दिया जाए और वो अपना क्या करे, विकास करे। वो अपना क्या करे, विकास करे। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो परिवर्तन हो वो क्या हो, धीरे धीरे। ये लिख रहा हूं मैं आप यहां पर बेटा, परिवर्तन क्या हो, धीरे हो। ऐसा नहीं हो कि व्यवस्था को पूर्णतः क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। यह जो उदारवादी लोग थे ये क्या नहीं थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे। परिवर्तन तो ये चाहते थे, लेकिन क्या चाहते थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे, कि पूर्णतः परिवर्तन नहीं चाहते थे ये उदारवादी जो लोग हैं। ठीक है, वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि ये देखिए कि लोग जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। वो क्या चाहते थे, केवल किसको मिले, या तो कोई शिक्षित है उसको वोट डालने का अधिकार मिले, या फिर जिसके पास क्या है, संपत्ति है उसको मिले, या फिर जिसका किसके ऊपर नियंत्रण है, सत्ता पे। तो बात तो वहीं आ जाती है कि फिर जो मजदूर है उसके पास ना तो संपत्ति है, ना वो शिक्षित है, और ना ही उसका सत्ता के ऊपर अधिकार है। तो फिर परिवर्तन कहाँ हुआ। इन्होंने कहा कि हम पूर्णतः जो है परिवर्तन नहीं चाहते। ये जो लोग थे केवल मात्र, ये देखिए, वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा करने के क्या थे, पक्षधर थे। छीनने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये लोग अब भी जो है चर्च का समर्थन कर रहे थे। ये देखिए,
उस समय यूरोप के देश में प्राय एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की जो सरकार थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या कर रही थी, समर्थन, ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। और उदारवादी जो समूह है वंश आधारित सत्ता की, अनियंत्रित सत्ता के क्या थे, विरोधी थे। उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड जो उभर के आता है वो हमारे पास कौन आता है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, देखेंगे आप बहुत आराम से इसको। देखो बेटा, ये आ गया है हमारे पास सेकंड, कौन है, कौन सा समूह है, रेडिकल। अब जो रेडिकल था उसमें और उदारवादी में आप अंतर समझिए। रेडिकल क्या चाहता था, पूर्ण परिवर्तन। क्या चाहता था, पूर्ण कि जो परिवर्तन है वो क्या हो, पूर्णतः हो, बिल्कुल बदलाव आ जाए। और इसको आप किससे समझ सकते हैं, आप ये देखिए, एक तरफ तो उदारवादी थे जो परिवर्तन चाहते थे लेकिन मताधिकार सार्वभौम नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप इनके बारे में देखिए, देखो फर्स्ट लोग थे ये जिन्होंने महिला मताधिकार का क्या किया, समर्थन किया। उन्होंने कहा अमीर गरीब को छोड़िए, शिक्षित अशिक्षित को छोड़िए, ऊंच और नीच को छोड़िए, राजा और जो है गरीब को छोड़िए, पुरुष और महिला को छोड़िए, हर किसी व्यक्ति को वोट डालने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, मताधिकार। दूसरी जो बात इन्होंने कही थी कि वो ये चाहते थे कि जो उद्योगपति है, जो जमींदार है, उनको कोई भी क्या नहीं मिलना चाहिए, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब होता है समाज के किसी एक वर्ग को समाज से अलग जो है दूसरे वर्गों से ऊपर कोई भी विशेष अधिकार मिलना जो कि जन्मजात नहीं होता। तो जो रूढ़िवादी विचारक थे जो बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते थे, और उदारवादी थे जो धीरे धीरे चाहते थे, और रेडिकल जो था वो क्या चाहता था, पूर्णतः परिवर्तन। तीनों में अंतर आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास एक लास्ट का मतलब जो है पॉइंट्स रहता है, उसको मैं अभी आपके सामने जो है क्लियर कर रहा हूँ, और वो बचता है हमारे पास रूढ़िवादी। कौन सा बचता है बेटा, रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी का मतलब होता है ये जो है ना, रूढ़ प्लस वादी शब्द से मिला, और रूढ़ जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है किसी भी परंपरा को जो है बहुत लंबे समय तक क्या करना, उपयोग करना, उसमें कोई भी बदलाव ना लेकर के आना। या हम यहाँ ये कहें कि वो लोग जो लकीर के क्या होते हैं, फ़कीर होते हैं, जो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहते। तो यूरोप के अंदर एक ऐसा वर्ग भी था, वो ये चाहता था कि परिवर्तन ना हो। लेकिन फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिल रहा था, तो मजबूरन ये लोग भी अपने विचार को बदलने में क्या हो गए थे, सक्षम हुए। मजबूरन बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने विचारों को क्या किया, बदला। और उन्होंने कहा देखो कि परिवर्तन जायज़ है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, क्या कहा कि अतीत का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए, उसे पूरी तरीके से क्या ना किया जाए, ठुकराया जाए। यानी कि हमारे पास ये तीन चीज़ें सामने आ रही हैं, किसकी वजह से, ये देखो, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी क्या हुए, टकराव किस किस के बीच हुए, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी के बीच। आ गया समझ में बेटा? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। उदारवादी वो लोग जो परिवर्तन चाहते थे लेकिन धीमा, उसके बाद रेडिकल जो परिवर्तन चाहते थे पूर्णतः, उसके बाद में रूढ़िवादी जो बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर जो है फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का बहुत प्रभाव है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवर्तन तो हो लेकिन अतीत का भी क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। उसके बाद हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसका नाम है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज का अर्थ क्या था कि जिस समय उद्योग धंधे जो है घरेलू जो है भूमि से निकल करके कहाँ पर पहुँच गए थे, फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्रियों में जब काम होने लगा तो वहाँ भी एक नए समाज ने क्या लिया, जन्म लिया। नया समाज किसका था वहाँ पर, दो लोगों का।
एक पूंजीपतियों का जिनका उद्योगों पे नियंत्रण था। कौन सा था बेटा? फर्स्ट कौन लोग? पूंजीपति। और सेकंड था वो हमारे पास कौन था? मजदूर। यानी कि जो औद्योगिक जो क्रांति हुई उससे दो वर्ग जो है हमारे सामने उभर कर आ गए थे। एक तो पूंजीपति जिनका उद्योगों के ऊपर नियंत्रण था, और दूसरा वो लोग मजदूर जो उन उद्योगों में क्या करते थे, काम करते थे, जिनका उद्योगपति क्या करते थे, शोषण करते थे। तो समाज में एक परिवर्तन दूसरा किसका आया? शहर बने। औद्योगिक जब समाज का गठन होगा, नए नए उद्योग धंधे जब लगेंगे तो उनके इर्द गिर्द बस्तियाँ बसनी शुरू होगी, वहाँ व्यापार होगा, व्यापारी आएंगे, वहाँ शिक्षक आएंगे, वहाँ वकील आएंगे, और सभी प्रकार के तबके वहाँ पर अपना रोजगार क्या करेंगे? ढूंढेंगे। रोजगार वहाँ पर लोगों को क्या है? मिलेगा। मिलेगा तो वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो वो गांव है या जो वो कस्बा है वो किसका रूप ले लेंगे? शहर का ले लेंगे। ये देखिए, उसके बाद में नए नए औद्योगिक क्षेत्र भी क्या होंगे? विकसित होंगे। और इससे क्या होगा? रेलों का आवागमन बढ़ेगा, क्योंकि कच्चे माल का आना और तैयार माल को विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना? पहुंचाना। अब यहाँ फिर क्या होगा? जो उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर मजदूरी, और मजदूरी भी कितने वर्गों की हुई? 3, महिला, पुरुष और बच्चे। और जब किसी प्रकार का कानून नहीं होगा, जब कोई भी औद्योगिक क्या नहीं होगा? कानून नहीं होगा, तो उनका क्या होगा? शोषण। और वो शोषण कैसे होगा? काम के जो घंटे होंगे वो क्या होंगे? लंबे। यानी कि काम की पाली। पाली का मतलब क्या होता था? उद्योग धंधों के अंदर मशीनों को बंद नहीं किया जाता था। अगर जो 24 घंटे दिन और रात के होते हैं तो मशीनें 24 घंटे चलती थी, सिर्फ मजदूरों की पालियाँ क्या हो जाती थी? बदल जाती थी। या फिर मजदूरों को लंबे समय तक क्या करना पड़ता था? काम, यानी कि 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे और यहाँ तक कि 16 घंटे तक क्या करना पड़ता था? काम करना था। और इसी वजह से बेरोजगारी क्या थी? आम समस्या थी। अच्छे से हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वो दृश्य है, आप ये देखिए, जो यह दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है बेरोजगारी जो है बढ़ रही थी और कई समस्याएं जो है जन्म ले रही थी। वो कौन सी समस्याएं थी? देखो, जब शहर बढ़ेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? भीड़। उसके लिए समस्या किसकी आ जाएगी? आवास की। इसके लिए समस्या किसकी आ जाएगी? सफाई की। जब भीड़ बढ़ेगी तो उससे आवास, उन लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, और फिर जब भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या करना होगी? सफाई। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे हो? ये देखिए, उदारवादी और रेडिकल इन्हीं समस्याओं का हल खोजने का क्या कर रहे थे? प्रयत्न। और जो उद्योगों की मैंने अभी बात की थी उनके ऊपर स्वामित्व किसका था? केवल पूंजीपतियों का। और ये पूंजीपति कौन थे? मोस्टली वही रेडिकल और उदारवादी। ये देखिए, बहुत से रेडिकल और उदारवादियों के पास ही क्या थी? संपत्ति थी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते थे? नौकरी करते थे। और ये लोग चाहते थे कि वह प्रयास करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो पूंजी है वो क्या करे? बढ़े। और उन्हें ये भी लगता था कि मजदूर अगर ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का उनको क्या मिलेगा? भरपूर लाभ मिलेगा। इस कारण वो चाहते थे कि जमन जात जो विशेषाधिकार है उनको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। हर किसी को जो है मौका दे, ताकि गरीब को क्या मिले? रोजगार मिले। उनको व्यक्तिगत क्या दी जाए? स्वतंत्रता दी जाए। उनके पास भी अपनी क्या हो? पूंजी हो, और वो भी बेरोक टोक क्या कर सके? काम। ये सारी बातें कौन कहते थे? उदारवादी। यानी कि ये समाज का जो परिवर्तन था वो ये चाहते थे कि जो महिलाओं का शोषण हो रहा है तो उनका शोषण ना हो, बच्चों का ना हो, मजदूरों का ना हो, और मजदूरों को भी जो है काम करने के क्या मिले? मौके मिले। और इसी कारण जो है 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर के अंदर उदारवादी और रेडिकल के अंदर ऐसे बहुत से समूह थे, ऐसे बहुत से कामकाजी स्त्री और पुरुष थे जो इन उदारवादियों के इर्द गिर्द क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। वो ये सोचते थे कि ये उदारवादी जो लोग हैं ये जो है क्या करेंगे? उनको इस समस्या से क्या दिलाएंगे? छुटकारा दिलाएंगे। और जब उसका छुटकारा पाने की जब बात आई तो ये लोग यूरोप के अंदर, ये जो 1815 है, यहाँ पर बहुत तरह की क्या बनी? सरकारें मिली उनसे छुटकारा पाने के लिए। कुछ राष्ट्रवादी थे, कुछ उदारवादी थे, और कुछ रेडिकल जो आंदोलनकारी थे इनके पक्ष में थे। इस कारण जो है फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में भी ऐसे जो है क्रांतिकारी लोग हो गए जो राजाओं को क्या करना चाहते थे? तख्ता पलट करना चाहते थे। और उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है। इटली के अंदर जो एक राष्ट्रवादी नेता था मैजिनी, उसने भी जो अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है उसके राजा के विरुद्ध क्या छेड़ा था? युद्ध छेड़ा था।
उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूरोप के अंदर जो है वो समाजवाद कैसे आया। अब जो समाजवाद है, पहले हमें इसके अर्थ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशलिज्म। देखो बेटा, समाजवाद जो शब्द है, इसको समझने के लिए समाज का मतलब हो गया संपूर्ण व्यक्तियों का समूह, जितने भी वहाँ पर रहते हैं उस समाज में, व्यक्तियों का समूह, जितने भी लोग वहाँ पर सोसाइटी में क्या करते हैं, रहते हैं। तो जो पहले की जो व्यवस्था थी, फ्रांसीसी क्रांति से पहले की व्यवस्था, चाहे वो पूरे यूरोप में ही नहीं है, पूरे विश्व में, वो क्या थी, निजी संपत्ति की थी, कि संपूर्ण जो संपत्ति थी वो कुछ ही लोगों के क्या थी, हाथ में थी। तो ये जो समाजवाद का विचार लेकर के जो लोग आए, चाहे वो लेनिन है, चाहे वो मार्क्स है, चाहे वो फ्रेडरिक एंजल्स है, चाहे वो रॉबर्ट ओवेन है, ऐसे बहुत से लोग जो हैं पैदा हुए उस समय, जिन्होंने समाजवादी विचारों को जो है यूरोप में फैलाने का क्या उठाया, बीड़ा उठाया। तो ये लोग क्या चाहते थे कि जो संपत्ति जो है, जो प्राकृतिक जो देश के संसाधन है, उसके ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए, व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, समस्त समाज का अधिकार होना चाहिए। वो किसके विरोधी थे, यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो गोल दायरे में, समाजवादी निजी संपत्ति के क्या थे, विरोधी थे। उन्होंने कहा कि निजी स्वामित्व जो है वो ठीक नहीं है, और यही सारी समस्याओं की क्या है, जड़ है। क्योंकि संपत्तिधारी व्यक्ति ही सिर्फ हमेशा अपने ही फायदे में क्या करता है, रहता है। वो उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता जो उद्योगों के अंदर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, मीन्स उसकी संपत्ति को उत्पादन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसलिए उसने कहा कि संपत्ति का संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब उत्पादन और वितरण के संसाधनों के ऊपर समस्त समाज का क्या होगा, अधिकार होगा। अब इन अधिकारों को जो है सोसाइटी में क्या किया गया, लाया गया। और यूरोप के अंदर कौन व्यक्ति लेके आया, अभी मैंने नाम दिया था अभी आपके सामने, रॉबर्ट ओवन। ये देखो बेटा, इंग्लैंड का जाना माना उद्योगपति था ये रॉबर्ट ओवेन। उसने कहा ये बात कि कोऑपरेटिव समूह, यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब भी क्या होता है, सामुदायिक होता है, जिसके अंदर विभिन्न वर्गों के लोग क्या होते हैं, शामिल होता है। तो उसने कहा था कि कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़ को बनाया जाए, और जब सभी लोग मिलकर के कोई चीज़ बनाएंगे तो उससे जो मुनाफा होगा वो सभी में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। और समाजवाद यही बात कहता है। समाजवाद क्या बात कहता है, जो उत्पादन और वितरण है उसके ऊपर किसका नियंत्रण हो, सभी समूहों का, उतना ही पूंजीपतियों का और उतना ही किसका, मजदूरों का। और जब हम किसी चीज़ को उत्पादित करते हैं, उससे जो पैसा आता है उस पैसे के ऊपर अधिकार भी किसका हो, जो लाभ जो होगा उस पर उतना ही अधिकार पूंजीपति का होना चाहिए, और उतना ही किसका होना चाहिए, मजदूरों का होना चाहिए। उसके बाद दो नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे बेटा, किस किसका था बेटा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। इन लोगों ने एक विचार दिया था भौतिक द्वंद्ववाद का। उसने कहा कि ये जो समाज है इसके अंदर जो है वर्ग संघर्ष होता है। क्या होता है, वर्ग संघर्ष। दूसरा विचार था ये इनका बेटा, एक और कौन सा था, वर्ग संघर्ष। अब वर्ग संघर्ष किसके बीच हुआ, पूंजीपति और मजदूरों के बीच। किसके लिए हुआ, भौतिक, भौतिक का मतलब क्या हो गया, पूंजी, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बीच। क्योंकि जो फैक्ट्रियों में पूंजी लगी है वो पूंजीपतियों की लगी है, लेकिन वहाँ काम कौन कर रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, मजदूर। लेकिन सारा लाभ कौन लेके चला जाता है, पूंजीपति। यानी कि जिस मुनाफे के ऊपर मजदूरों का अधिकार होता है उस मुनाफे को भी कौन लेके चला जाता है, पूंजीपति। तो फिर मजदूरों का क्या हुआ, शोषण। शोषण होगा तो उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो उस स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को क्या करना पड़ेगा, पूंजीपतियों से अपने हक को क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। अगर वो छीनेंगे तो निजी संपत्ति को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। ये देखो कह रहा ना कि मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और मार्क्स का भी विश्वास था ये कि पूंजीवाद के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मजदूरों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे किस्म का क्या बनाना पड़ेगा, समाज।
ठीक है। और वो दूसरे किस्म का जो समाज होगा उसके अंदर पूंजी के ऊपर या प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? देखिए, सारी संपत्ति जो होगी पूरे समाज की उसके ऊपर नियंत्रण और स्वामित्व किसका रहेगा? संपूर्ण समाज का। और इसी को किसका नाम दिया गया था? साम्यवाद का, यानी कि कम्युनिस्ट का। और उसने कहा जब ये लड़ाई होगी, ये भौतिक द्वंद्ववाद जब होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिनकी संख्या कम है, मुट्ठी भर है, उनके ऊपर जो है जब बहुसंख्यकों की लड़ाइयाँ होंगी तो फिर जीतेगा कौन? बहुसंख्यक। इसलिए उन्होंने कहा था कि आखिरकार में जीत किसकी होगी? मजदूरों की। और उनकी राय में किसका समाज आएगा आगे? कम्युनिस्टों का समाज जो है आएगा। जब इस प्रकार की विचारधारा पूरे विश्व के अंदर जब फैल रही थी, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग समाजवाद के समर्थन में भी क्या होंगे? खड़े होंगे। जब विचार लोगों की ज़रूरत से भी ज़्यादा बड़ा हो जाए और लोग अपनी ज़रूरतों को देखना क्या कर दें? बंद कर दें, और समाज के बारे में जब सोचना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो ये देखिए 1870 के दशक तक आते आते ये जो विचार थे मार्क्स के और एंजल्स के, रॉबर्ट ओवेन के, ये पूरे यूरोप में क्या हो गए? फैल गए। और इसी को देखते हुए मज़दूरों ने अपने संगठन बनाने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। देखिए, ठीक है। और इसी कारण जो है 1905 के अंदर ब्रिटिश में ये समाजवादियों ने, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक सरकार बना ली। और आज भी इंग्लैंड में ये लेबर पार्टी क्या कर रही है? चुनाव लड़ती है। दो ही दल हैं आज इंग्लैंड में वर्तमान में, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ये उस समाजवाद का ही अस्तित्व था कि मज़दूरों ने जो है इंग्लैंड के अंदर क्या बनाई? अपनी सरकार बनाई। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ भी देखो आप, जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक जो है पार्टी बना ली के साथ जो है मज़दूरों ने संबंध बनाने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही थी? समाजवाद का क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार हो रहा था। उसके बाद और देखिए आप 1914 के अंदर, हालांकि यूरोपीय कहीं भी जो है समाजवादी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहे। अब भी सरकारों के ऊपर किसका था? रूढ़िवादियों का, उदारवादियों, रेडिकलों का क्या था? लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर समाजवाद दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और उसी का परिणाम था रूसी क्रांति। आज अभी हम जो है यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? रूसी क्रांति के बारे में। ये यूरोप का एक देश था रूस, जहाँ पर हुई, और इसके दो चरण थे बेटा। दो चरणों में जाकर के कंप्लीट होती है। एक वो टाइम था फरवरी का, जब वहाँ पर ये क्रांति हुई, तो इसको क्या बोला गया? फरवरी क्रांति। और इसी का दूसरा जो फेज़ है वो कंप्लीट होता है अक्टूबर में जाके, उसको क्या बोला गया? अक्टूबर क्रांति। अब बात आ जाती है कि क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सोसाइटी के अंदर जब विद्रोह होता है तो इसका मतलब लोगों का क्या हो रहा था? शोषण। अब शोषण कौन करेगा? सत्ता के ऊपर काबिज लोग। अब सत्ता के ऊपर काबिज कौन था उस समय? रूस के अंदर, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, जार निकोलस द्वितीय का क्या था? शासन था। जो पूरा रूस का क्षेत्र था, जिसमें फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे के सारे जो हैं क्षेत्र आते थे। उसके बाद ना यहाँ पर एक नई चीज़ आई है बेटा, देखो ध्यान से। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को क्या करने वाले? मानने वाले, यानी कि बहुमत वाले जो है लोग थे। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ। ये देखिए, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध, यानी कि इस साम्राज्य के अंदर चार धर्मों के लोग क्या थे? शामिल थे। अब आप यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिए कि ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक और कैथोलिक चर्च, ये ईसाइयों की दो प्रकार की विचारधाराएं थी जो पूरे यूरोप में क्या थी? फैली थी ईसाइयों की। अब दोनों को समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरावादी, यानी कि परंपरावादी कैथोलिक चर्च। दूसरा था सिंपल, यानी कि कैथोलिक चर्च। अब ये जो कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च था, ये लोगों के समूह का नाम था। हालांकि दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? ईसाई धर्म में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो
ईसाई धर्म को मानने वाला जो समूह था वो तो कौन था? कैथोलिक चर्च। वो तो क्या था? कैथोलिक चर्च। मैं यहाँ समझाने का ही प्रयत्न करूंगा आपको। देखो, चर्च का अर्थ हो गया गिरजाघर। एक तो होता है गिरजाघर और एक होता है ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का समूह। जैसे कि एक तो होता है सांसद, एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा। एक तो क्या होता है? सांसद होता है, एक होता है संसद भवन। सांसद जो होता है वो लोगों के चुने हुए जो लोग होते हैं उनके समूहों के लोग होते हैं, और संसद भवन क्या होता है? एक इमारत होती है। बस ये फर्क था दोनों में। तो ऑर्थोडॉक्स जो कैथोलिक चर्च के लोग थे वो दूसरा सबसे बड़ा जो है समूह था जो कैथोलिक चर्च को क्या करता था? मानता था, लेकिन दोनों की विचारधाराएं क्या थी? अलग अलग थी। तो बेटा ये था ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च और सिंपल कैथोलिक चर्च। उसके बाद में अब बात आती है यहाँ प्रोटेस्टेंट की। प्रोटेस्टेंट का मतलब था जो कैथोलिक जो धर्म था, जो एक लालची संस्था थी, उसके ऊपर मार्टिन लूथर ने क्या किया था? प्रहार। ये जो प्रोटेस्टेंट जो आप देख रहे हैं ये कौन लेके आया था बेटा? ध्यान से देखने का प्रयत्न करेंगे आप इसको। कौन लेके आया था? मार्टिन लूथर उसका जनक है। इसने खुली चुनौती दी थी कि आप सभी लोग क्या हैं? गलत है, और बाइबल में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, और आप लोगों का जो है धर्म के नाम पर क्या करते हैं? शोषण करते हैं। उसके बाद में मुस्लिम और बौद्ध धर्म के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ अर्थव्यवस्था और समाज की। जो रूस की जो जो समस्याएं थी वो क्या थी? जो क्रांति हुई थी उसका कारण था ये, उसकी अर्थव्यवस्था और उसका समाज। यानी कि 85% से अधिक जनसंख्या आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी? खेती पर। ठीक है। जबकि दूसरा यूरोप देश आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पर, फ्रांस और जर्मनी में ये प्रतिशत कितना था? 40 से लेकर के 50 से ज़्यादा नहीं थे। अब रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वो ज़रूरतों के साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, और रूस जो अनाज का एक बहुत बड़ा क्या था? निर्यातक देश था। लेकिन उद्योग धंधे यहाँ पर क्या थे? कम। और उद्योग धंधे जब कम होंगे तो बेरोजगारी का बढ़ना क्या है? स्वाभाविक है। बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो मजदूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उद्योग धंधे जब तक नहीं बढ़ाएंगे, और राजा सक्षम नहीं था कि उद्योग धंधे वो बढ़ाएं, रेलवे का नेटवर्क जो है फैलाए, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा था? प्रयास किया रहा था। देखो 1890 के दशक में चालू हुए और रूस के नेटवर्क को क्या किया जा रहा था? फैलाया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी। कोयला उत्पादन को बढ़ाया जा रहा था, स्टील के उत्पादन में भी जो है 4 गुना क्या कर दी गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। प्रयासरत किया जा रहा था। लेकिन कारखाना के अंदर जो मजदूरों की संख्या भी लगभग क्या हो चुकी थी? बराबर हो चुकी थी। और यहाँ भी वही समस्या आ रही है। देखिए कि ज़्यादातर जो कारखाने थे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन क्या हो रहा था? मिल रहा था। लेकिन वो ये चाहते थे कि उनकी काम के घंटे क्या हो? निश्चित। तो इस बात पर ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग जो है फैक्ट्रियों पर क्या रखते थे? नज़र। लेकिन फिर भी जो है फैक्ट्री के इंस्पेक्टर जो होते थे वो रिश्वत ले लेते थे, और इन चीज़ों को रोक पाने में क्या थे? नाकामयाब। और फिर भी जो है एक पाली के अंदर 15-15 घंटे तक जो है मजदूरों से क्या किया जाता था? काम करवाया जाता था। और सामाजिक स्तर पर मजदूर क्या हो गए थे? बटे हुए थे। ठीक है, क्योंकि वो आम गांव लोगों से आते थे और स्थायी रूप से जो है शहरों में बसे थे। योग्यता और दक्षता का स्तर में भी उनके क्या था? फर्क था। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे एक धातु कर्मी जो होता है वो एक बढ़ई कर्मी जो होता है उसके अंदर एक सिंपल जो है काम करने वाले मजदूर से क्या होती है? क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए उनके अंदर भी क्या हो गया था? प्रभाव आ गया था। दूसरा क्या था? महिलाओं को जो है पुरुषों से जो है वेतन क्या मिलता था? कम मिलता था। तो इससे भी क्या हो गया था? समाज के अंदर जो है परिवर्तन आ गया था। मजदूरों में ही जो है सामाजिक परिवर्तन जो है अलग अलग था। तो संगठन भी उनके बहुत क्या थे? कम थे। और इन्हीं कारण जो है उनको किसी भी टाइम जो है नौकरी से क्या कर दिया जाता था? निकाल दिया जाता है। देखिए किसी भी टाइम मालिकों से उन्हें कोई शिकायत भी होती थी तो हड़ताल भी वो कर सकते थे, और हड़तालें भी बहुत संख्या में क्या की जाती थी? फिर आयोजित की जाती थी। यहाँ फिर दोबारा आ रहे हैं। देखियो देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर जो किसान खेती करते थे उसके ऊपर सामंत और राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही क्या था? कब्जा। वो ही 2 वर्ग आ रहे हैं जो मैंने फ्रांस में आपसे बात की थी। किसकी थी? फर्स्ट पादरी वर्ग, और दूसरा कौन सा था? राजा और कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के अंदर यही सामंत लोग आते थे। जो किसान होते थे वो धार्मिक स्वभाव के होते थे। अपवाद को छोड़ दे तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सत्ता और हैसियत थी की वजह से उनकी लोकप्रियता थी, और जार के प्रति उन्हें क्या मिली हुई थी? निष्ठा। क्योंकि जार ही उनको जो है जमींदारियाँ क्या करता था? अलॉट करता था।
लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे समाजवादी विचारधारा बढ़ी तो उन लोगों ने ये कहा कि जो ज़मीनें होती हैं वो किन से छीन ली जाए, ये देखिए अंडरलाइन कर, नवाबों से छीन कर किसानों में क्या कर दी जाए, बांट दी जाए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि लगान नहीं चुकाते हैं। और 1905 के अंदर रूस में ऐसी घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गई, घटने लगी। और जो किसान थे वो एक लिहाज से मुकाबले से क्या थे, भिन्न थे। कम्यून यानी कि वो जो ज़मीन थी, जैसे कि लॉर्ड जो है ज़मीन को मैनर कहते थे, ऐसे ही यहाँ पर जो है रूस में उस ज़मीन को क्या बोला जाता था, कम्यून, यानी कि कम्यूनों को क्या कर दिए जाते थे, सौंप देते थे। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि जो यूरोप है उसके अंदर फिर समाजवाद जो है कैसे फैला। यहाँ पर पहली बार जो है यूरोप के अंदर समाजवादी पार्टियों का क्या हुआ, गठन हुआ। और फर्स्ट जो पार्टी थी उसका नाम भी है, यार ये पर्सन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ, तो यानी कि 1898 में। हालांकि 1914 से पहले रूस के अंदर सारी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको राजा ने क्या कर रखा था, गैर कानूनी घोषित कर रखा था। उसके बावजूद भी श्रमिकों ने अपनी अलग क्या कर ली थी, पार्टियां बना ली थी। और रूस के अंदर जो साम्यवादी लोग थे उनको लगता था कि किसान जिस तरह से समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले क्या हैं, लोग हैं। और इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस के अंदर जो मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति एक दिन बनेंगे। और उसी का रीज़न था कि 1900 के अंदर जो है उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है बनाई। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है किसानों ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका नाम क्या था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। और इस पार्टी ने जो है किसान के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसको सौंप देनी चाहिए, किसान को। यानी कि ये वो विचारधारा थी जो धीरे धीरे यूरोप में किसको लेकर के आ रही थी, खास करके रूस के अंदर, बेटा ध्यान से देखिए, समाजवाद को लेकर के आ रही थी। और समाजवादी जो लोकतांत्रिक जो खेमा है वो इस चीज़ के लिए क्या कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। क्या कह रहा था कि वो सहमत नहीं था इस लोकतंत्र से। और लेनिन का मानना था कि किसानों के अंदर कोई भी एकजुटता नहीं है और वो बटे हुए हैं, और वो क्या है, गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, कुछ मजदूरी भी करते हैं और कुछ पूंजीपति है जो उन्हीं नौकरों से क्या करवाते हैं, खेती करवाते हैं। और इन्हीं विभेदों का हम समाजवादी आंदोलन में क्या उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन का एक जैसा हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और इसी कारण जो है दो भागों में बट गई थी ये रणनीति। लिख रहा हूँ मैं ये, बोल्शेविक और मेंशेविक, ये जो पार्टी थी वो कितने भागों में डिवाइड हो गई थी, दो भागों में। देखो ये बता रहा है, देखो लेनिन वाला खेमा कौन था, बोल्शेविक खेमे के मुखिया ये सोचते थे कि राजा शासित यूरोप जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, नियंत्रण किया जाए। और दूसरा जो खेमा था वो मानता था कि पार्टी में सभी को क्या दे देनी चाहिए, सदस्यता। यानी कि समाजवादी जो विचार था वो भी यहाँ आकर के कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। उसके बाद हम यहाँ सेकंड जो हमारा जो पॉइंट चल रहा था उसका फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है शुरू हो जाता है, और वो हो जाता है रूस के अंदर क्रांति हो जाना 1905 में। जार का जो निरंकुश शासन था उसके खिलाफ लोगों ने क्रांति करने की मुहिम क्या कर दी, छेड़ दी। और रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल क्या था, बहुत बुरा, क्योंकि कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ गई थी। उनका वास्तविक जो वेतन है उसके अंदर 20% तक की क्या आ गई, गिरावट आ गई। और 1904 के अंदर जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो श्रमिक है उसके 4 जो है सदस्यों जो है पुलितनोव आर्यन वर्कर्स में नौकरी से क्या कर दिया, हटा दिया। और इसी कारण जो है मजदूरों ने आंदोलन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और कुछ ही घंटे के भीतर पीट्सबर्ग, एक महत्वपूर्ण जो औद्योगिक नगर था, वहाँ पर 1,10,000 से अधिक मजदूर जो है काम घंटे घटाकर जो कितना किया जाए, 8 घंटे किया जाए। उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी सरकार से, राजाओं से, कि हमारे काम के घटाकर कितने कर दिए जाए, 8 घंटे, वेतन में हमारी क्या की जाए, वृद्धि, और कार्य स्थिति में हमारा क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और हड़ताल पर क्या हो गए, चले गए। और जब ये लोग जो है हड़ताल पर गए थे तो ये एक जगह पे जहाँ सर्दी का एक महल जिसे हम बोलते हैं, जार का जो महल था, उसके सामने जब ये लोग पहुँचे तो पुलिस और कॉक्सेक के मज़दूरों ने उनके ऊपर क्या बोल दिया, हमला। और इस दिन क्या था, रविवार था, और 100 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हो गए। इसलिए इस घटना को क्या बोला जाता है, खूनी रविवार।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा। क्या है ये? इम्पोर्टेंट पर्सन है। कई बार पूछा जाता है खूनी रविवार की घटना से आप क्या समझते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि पीट्सबर्ग के अंदर जो है 1,10,000 से अधिक जो है मजदूर जो हैं राजा के पैलेस के सामने अपने अधिकारों के लिए जो है काम के घंटे निश्चित के लिए, कार्य स्थिति में सुधार के लिए जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और जहाँ पर पुलिस के साथ मजदूरों की जब झड़प हुई तो उसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर मारे गए और सैकड़ों की तादाद में क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और इसी घटना से ही जो है रूसी क्रांति की क्या हो जाती है, 1905 की शुरुआत हो जाती है। और पूरे यूरोप के अंदर जो है हड़तालें शुरू हो जाती है। और नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी भी जो है फिर क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर देते हैं, विश्वविद्यालय से बंद कर दिए जाते हैं। वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सभी के सभी जो है संविधान सभा की मांग करनी क्या कर देते हैं शुरू, और कहते हैं कि यूनियन ऑफ यूनियंस, यानी कि जो संगठन जो है वो किसके लिए बनाया जाए, यूनियनों के लिए बनाया जाए। जितने भी संगठन हैं उनको इसके अंदर क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये दो चीज़ें देखो यहाँ नए जो शब्द है, निरंकुश राजशाही। निरंकुश का मतलब क्या होता है? राजा बिना रोक टोक के कोई भी काम करे। और जदीदी यानी कि रूसी साम्राज्य के अंदर के लिए मुस्लिम जो है सुधारवादी लोगों के समूह को क्या बोला गया था? जदीदी। और वास्तविक वेतन का मतलब था कि यह वो पैमाना था कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें क्या की जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। और यूरोप के अंदर जो है क्रांति क्या हो गई, शुरू हो गई। और यहाँ हम देखेंगे कि 1905 के अंदर जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन पर अपनी क्या दे दी, सहमति। उसने देखा कि विरोध बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राजा को परामर्श देने के लिए सदस्यों का एक समूह क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए। और उसका नाम रखा संसद, और जिसका नाम था डयूमा। ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट बहुत बार आ जाता है कि रूस की संसद को किस नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हम किसके नाम से जाना जाते हैं? ड्यूमा के नाम से। तो ये जो ट्रेड यूनियनें थी, जितनी भी फैक्ट्री की है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारी इसमें अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियाँ इन्होंने अधिकृत रूप से काम करने लगी और उन्हें गैर कानूनी क्या कर दिया गया, घोषित। और जार ने ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही और दूसरी निर्वाचित ड्यूमा को 3 महीने के अंदर ही क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और वो अपनी सत्ता के ऊपर किसी प्रकार का भी क्या नहीं चाहता था, निरंकुश नहीं चाहता था। और फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को क्या कर दिया, भर दिया, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। उदारवादी और क्रांतिवादियों को इस ड्यूमा से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, इसी का नंबर 5। ये जो 5 नंबर है, इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, आप बिल्कुल आराम से इसमें हम देखेंगे। इसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, और वो है पहला विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। यानी कि रूसी साम्राज्य 1914 के अंदर जो है यूरोपीय 2 गठबंधनों में बट गया। एक तो था धुरी शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरे के अंदर मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यानी कि 2 वर्ग थे धुरी शक्तियाँ। धुरी शक्तियों में कौन था? यहाँ इसमें दिए गया है जर्मनी 1, ऑस्ट्रिया 2 और तुर्की 3। दूसरा जो समूह था वो कौन सा था? मित्र राष्ट्र का। उसके भी नाम यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो, फर्स्ट फ्रांस, सेकंड ब्रिटेन और थर्ड रूस। ये सभी इस युद्ध के अंदर क्या हो गए, शामिल। और धीरे धीरे ये यूरोप के अंदर ही नहीं रहा, ये यूरोप से बाहर भी क्या हो गया, फैल गया। और शुरू में रूसी लोगों ने इस युद्ध का समर्थन दिया और जनता ने भी जार का क्या किया, साथ। लेकिन जैसे जैसे समय लंबा खिंच गया, उद्योग धंधे बंद हो गए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, फसलें खरीदने वाला कोई भी नहीं था। और जो वस्तुएं थी उपयोग की, उनके अंदर कीमतों के अंदर जो है वृद्धि होने लगी। और इस कारण जो है जर्मन के अंदर और हर जगह ही दिनों दिन जो है विरोध की भावनाएं क्या हो गई, बदलने लगी। और लोगों ने जो है फिर इन्हीं भावनाओं के कारण जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है बदल कर क्या रख दिया, पेट्रोगार्ड। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कब हो रही थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घटित हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो पूर्वी मोर्चे के ऊपर जो है लड़ाई लड़ रही थी और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। ठीक है, दोनों के अंदर पूर्वी मोर्चे के ऊपर सेना ने जो है काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया। तो इस मोर्चे के ऊपर जो सैनिक जो है मौत के मुंह में क्या हो गए थे, जा चुके थे। और सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल भी क्या कर दिया था, तोड़ दिया था बहुत ज़्यादा जो है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो रूसी की सेनाओं से भारी जो है पराजय क्या करनी पड़ी, झेलनी पड़ी, जिससे जो है रूसी जनता के का मनोबल भी क्या हो गया, गिर गया। और इस हालात के अंदर सरकार और जार दोनों को क्या कर दिया, अलोकप्रिय बना दिया। और सिपाही भी युद्ध से क्या आ गए थे, तंग, और अब वो कोई भी युद्ध
नहीं लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे तैसे इस युद्ध की क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए। और युद्धों का जो है बहुत बुरा क्या हुआ, असर पड़ा, वो जाहिर सी बात है उद्योग धंधे जो है ख़त्म हो गए, वहाँ से मिलने वाली आपूर्ति थी जो है वो बंद हो गई। रेलवे की लाइनें जो है वो क्या होगी, टूटने लगी। छोटी मोटी जो वर्कशॉप थी वो क्या होने लगी, ठप होने लगी। और अनाज जो है वो सैनिकों का पेट भरने के लिए कहाँ पर भेजा जाने लगा, मोर्चों पर। और लोगों के लिए जो है सर्दियों में रोटियों की जो दुकान थी उसके ऊपर क्या होने लगे, दंगे। क्योंकि अनाज तो सारा कहाँ पर चला जाता था, सैनिकों के लिए मोर्चों के ऊपर चला जाता था। आज की इस कक्षा के अंदर हम इतना ही जो है अध्ययन करेंगे। और जितना हमने आज अध्ययन किया है, इस सारे को आप घर से बहुत अच्छे से जो है लर्न करेंगे। इसको बहुत अच्छे से जो है क्या करेंगे, याद करेंगे। इसके अंदर कुछ एक प्रश्न जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट करवाए थे, उन प्रश्नों के आंसर भी जो है आप अपने बुक्स में लिख करके लेके आएंगे। और कल जो है हम अपनी जो नई क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे पेट्रोगार्ड के अंदर फरवरी क्रांति। थैंक यू।